हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है, मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश ने तरक्की करनी है तो टेक्निकल प्रोग्रेस के बगैर तो नहीं हो सकती, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कार्ल मार्क्स एंड शुम्पीटर, जिनकी थ्योरी मैं अलग अलग डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपको उनकी थ्योरीज चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो कार्ल मार्क्स एंड शुम्पीटर हैव एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्निकल प्रोग्रेस इन देयर ग्रोथ मॉडल फॉर्मुलेशंस। तो बेसिकली उन्होंने जो भी अपने ग्रोथ मॉडल दिए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उनमें कार्ल मार्क्स ने भी और शुम्पीटर ने भी काफ़ी एम्फेसाइज किया है कि टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है अगर देश की तरक्की करनी है। तो डाटा ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ रिवील दैट टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ। डाटा भी हमें यही शो करता है कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी कंट्री को ग्रो करने में या डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अकॉर्डिंग टू मैन्सफील्ड, टेक्नोलॉजिकल चेंज is one of the most important determinants of the shape and evolution of the economy। वो भी यही कहते थे कि इकोनॉमी की क्या शेप होएगी, किस तरीके से इवॉल्व करेगी, किस पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, टेक्निकल चेंजेस या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैज़ improved working condition, permitted the reduction of working hours and provided the increased flow of products। तो उनका ये मानना था कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंज लाते हैं किसी भी कंट्री में तो वर्किंग कंडीशन बेटर हो जाती हैं। अब कम आवर्स में ही काम करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जा सकती है, ज़्यादा टाइप के गुड्स आ जाते हैं और वर्किंग आवर कम होंगे और लेजर टाइम ज़्यादा बढ़ेगा तो मतलब डेवलपमेंट तो होगी ना। फिर फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड एज रिगार्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फॉलोइंग पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है, इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस करती है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल प्रोग्रेस हेल्प्स इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तभी कंट्रीज़ अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगी। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को तो अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगी। अब अफ्रीका वगैरह देख लो या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, मगर एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो डेवलप तो नहीं है ना, अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाती। ऑल्सो देयर यूटिलाइजेशन इज़ डाइवर्सिफाइड। तो अगर उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे और उनकी डाइवर्सिफिकेशन भी कर पाएंगे। इंक्रीज्ड and diversified output contributes to the growth of national income and economic development। तो जब भी कोई कंट्री अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और कई टाइप की चीज़ें बनाता है तो वो नेशनल इनकम को भी ग्रो कर पाता है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी वो लेके आता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तभी अपने कंट्री के रिसोर्सेज को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आ जाता है यूज़ ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। Technical progress facilitates the discovery and utilization of potential resources of the nation। तो कुछ resources तो नेशंस के पास होते हैं, कुछ होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज जो वो एकदम से कर सकता है मगर वो नहीं कर पाता क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी बैकवर्ड है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दैट ऑयल कुड बी एक्सप्लोर्ड फ्रॉम द सी इन इंडिया। इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई थी, इसलिए इंडियन ओशियन में इंडिया ने जो है ऑयल की खोज की और निकाल पाए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कैसे निकालते। ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ सब्स्टिट्यूट रिसोर्सेज फॉर द इम्पोर्ट्स। अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो दिमाग से सोचो, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना ही तो अच्छा हम इम्पोर्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो हमें सारा माल तो बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो सारा पैसा तो बाहर चला जाएगा। एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड विद डोमेस्टिक रिसोर्सेज देमसेल्व्स। तो हम अपनी प्रोडक्शन को, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ही इंक्रीज कर सकते हैं और हमारी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन पर डिपेंडेंस भी कम हो सकती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको विद इन द कंट्री ही बनाया जा सकता है अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। An underdeveloped country utilizes her technological progress in the field of import substitution so that lot of foreign exchange is saved for the import of essential raw materials and capital goods। तो अगर वो चीज़ें जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो विद इन द कंट्री ही बनाएं, वो कैसे बना पाएंगे? हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो ही बना पाएंगे ना। तो वो चीज़ें
जो हम बाहर से ना खरीदें और विद इन द कंट्री बनाएंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज बचा लेंगे, और उस बचे हुए फॉरेन एक्सचेंज से जो हमारे कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं या मशीनें वगैरह हैं, कैपिटल गुड्स हैं, उसको इंपोर्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दस, the process of technological progress continues hand in hand with the process of capital formation। तो ये साथ के साथ चलता है, कदम से कदम मिला के चलता है कि अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमारे कंट्री में अच्छी होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन भी लगातार होगी, क्योंकि वो चीज़ें बाहर से तो खरीदेंगे नहीं, फिर विद इन द कंट्री बनाना शुरू कर देंगे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ जाएंगी कंट्री में। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल प्रोग्रेस फैसिलिटेट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आउटपुट इन लेस डेवलप कंट्रीज़। जो भी लेस डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, अगर वहाँ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ गई तो वो क्या करेंगे, काफ़ी डाइवर्सिफाइड आउटपुट बनानी शुरू कर देंगे, कई नई टाइप की इंडस्ट्रीज़ खोल लेंगे जिसको बाहर भी भेजना शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ा देंगे अपने। एज अ रिजल्ट these countries become capable of exporting non-conventional goods such as engineering goods and various other finished products। तो पहले जो सिर्फ एग्रीकल्चर के गुड्स बाहर भेज रहे थे वो तो भेजेंगे ही, मगर एग्रीकल्चर के साथ साथ जो नॉन कन्वेंशनल आइटम्स है, जैसे छोटे मोटे इंजीनियरिंग गुड्स, मोटर बना के बाहर भेजना शुरू कर दिया, उससे एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड देयरफॉर द कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट। जब नई टेक्नोलॉजी से काम करेंगे तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएगी, तो जो होम कंजम्पशन के अलावा जो भी हम बना रहे हैं वो बाहर भेज दिया करेंगे, तो इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफाइड आउटपुट, डिपेंडेंस ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अपॉन द डेवलप्ड वन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। तो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंस है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वो भी कम हो जाएगी। अकॉर्डिंगली terms of trade start improving in favor of developing countries and these countries start getting fair compensation for their exports। तो अगर हम टेक्नोलॉजी अच्छी करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन होगी, बाहर सामान बिकेगा जाके, हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड भी अच्छे होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सही हो जाएगी। अब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री इतने ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएंगे कि वो बार्गेनिंग पावर में, मतलब कोशिश करेंगे हर एक चीज़ में बार्गेनिंग करने की डेवलप कंट्रीज़ के साथ, कि हमारे रिसोर्सेज सिर्फ हम ही यूज़ करेंगे, तुम नहीं यूज़ कर सकते। आपको पता है ना, जैसे कई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अमेरिका जाके बैठा हुआ और उनका तेल ले जा रहा है, समझ की बात, इस टाइप की चीज़ें। तो और भी कई चीज़ें, वो तो मैं पॉलिटिक्स में चला गया था। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन तो बढ़ेगी, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी अच्छी होती है प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि वो सामान हम सस्ते में बनाते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस एंजेंडर्स ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। तो जब भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या टेक्निकल प्रोग्रेस होगी तो आउटपुट तो ग्रो करेगी, प्रोडक्टिविटी भी ग्रो करेगी। एज अ रिजल्ट पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीज्ड, इससे पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। कंसिक्वेंटली वाइल ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन ऑफ द हाउस होल्ड राइजेज, ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योर स्टार्ट सेविंग जनरेटिंग मोर एंड मोर सरप्लस। तो दूसरी एक तरफ तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, वो और ज़्यादा सेविंग्स करेंगे, और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और ज़्यादा सरप्लस कमाएंगे। दे आर एनकरेज टू मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स, और वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे क्योंकि लोगों की डिमांड हाई है। डिमांड किस लिए हाई है? क्योंकि उनकी तनख्वाहें हाई हैं। तनख्वाह क्यों हाई है? उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्रूव्स टू इम्प्रूव द रेट ऑफ ग्रोथ। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहता है, जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी। समझ की बात। तो नेक्स्ट आ जाता है सिक्स्थ पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल। बाहर से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। फॉरेन कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज जनरली ऑन द कंडीशन दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड देयर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जब बाहर से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स उसी शर्त पे आती हैं कि उस कंट्री में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तभी होगा जब टेक्नोलॉजी अच्छे लेवल की होगी, और दूसरा वो ये देखते हैं कि उस कंट्री में वो टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटीज़ हैं जिनसे वो कंट्री के अंदर जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहे। समझ की बात। सम कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ अदर्स ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स एंड नो हाउ। तो कुछ कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहती हैं एक्सपोर्ट्स के लिए और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके लिए। इन सच अ सिचुएशन टेक्नोलॉजी एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट बिकम्स द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ
कॉज एंड इफेक्ट फॉर ईच अदर। ऐसी सिचुएशंस में जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है और उसी से एक देश जो है वो तरक्की कर पाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट वो दोनों के दोनों हो जाते हैं कि भाई बाहर के लोगों से टेक्नोलॉजी भी लेनी है, मशीनें भी लेनी है और विद इन द कंट्री भी डेवलप करनी है, तो ये कॉज भी हो गया और इफेक्ट भी हो गया। न्यू टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द न्यू एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश्ड विद फॉरेन कोलैबोरेशन। तो नई टेक्नोलॉजी भी आती है जो फॉरेन कोलैबोरेशन या फॉरेन कंट्रीज़ या कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करोगे तो बाहर से नई टेक्नोलॉजी भी आती है, उससे भी कई इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट आ जाता है ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एंड इरीगेशन आर सम ऑफ द बेसिक facilities in the development of which technological progress या technical progress has been of prime importance। तो इस पॉइंट में यही कहा गया है कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतना ही तगड़ा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो देश तरक्की करेगा। Thus, technical progress contributes to the growth of the economy by way of developing its infrastructure। तो जितना अच्छा टेक्नोलॉजी होगी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और उतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। 8th पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो बंदों से ज़्यादा काम करवाया जा सकता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या टेक्निकल प्रोग्रेस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कैसे? लेबर इज़ गिवन ट्रेनिंग फॉर द यूज़ ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इम्प्रूव्स देयर एफिशिएंसी। जो भी लेबर हायर करते हैं उनको पहले सिखाया जाएगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारा का सारा उनको बताया जाएगा, उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इन टर्न फैसिलिटेट्स मोर इनोवेटिव आइडियाज़ ऑफ प्रोडक्शन लिखना था यहाँ मैंने गलत कर दिया, मैं यहाँ प्रोडक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्शन है उसका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इनोवेटिव आइडिया से प्रोडक्शन बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस आर रिड्यूस्ड। तो जब आप एक गिवन टेक्नोलॉजी से आप जितना सामान बनाते हो, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी उससे ज़्यादा बनाओगे तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से प्राइजेस सस्ता हो जाएगा। समझ की बात? तो ओवरऑल जो है एफिशिएंसी बढ़ती है ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर वो बेटर टेक्नोलॉजी से काम करें तो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 9th पॉइंट, रैपिड इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। समझ की बात? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कि कितनी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे कंट्री में फैलती है ये डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से जो नई टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन करती है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या वो पर्टिकुलर कंपनी या कंट्री। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ बीन द चीफ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द यूरोपियन नेशंस। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने से ही आया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज़ इन अंडर डेवलप कंट्रीज़, UDCs मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज़, रिक्वायर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर अंडर डेवलप कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना है या मोर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द जापानीज़ एंड जर्मन इकॉनमीज। जापान की इकॉनमी और जर्मन इकॉनमी क्यों आगे बढ़ गई? इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उनकी जो इकॉनमी है उनके लिए काफ़ी बेस माना जाता है। ठीक है, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ द डायरेक्ट बियरिंग अपॉन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही है कि भाई जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा फैलेगी। इट हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑल सच पैरामीटर्स विच आर वाइटल टू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने से वो सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होएगी तो देश तो तरक्की करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन in agriculture was to a great extent the outcome of the technological progress। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इसके अंदर क्या आ जाता है? न्यू सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर ऑल द साइन क्वेनन होता है नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए जो नए नए मेथड, नए नए सीड्स, नए नए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई, उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉलो किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। 11th पॉइंट आ जाता है चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमारा जो सोशल एंड इकोनॉमिक ढांचा है वो भी चेंज हो जाता है। कैसे? एज अ रिजल्ट ऑफ
टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या टेक्निकल प्रोग्रेस, कुछ भी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल, there has been a noticeable change in the social and economic structure of underdeveloped countries. कैसे? Man becomes curious to acquire new ideas so as to raise his income level and level of living. इंसान जो है डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में और ज़्यादा नए नए आइडियाज़ लेके आ रहा है ताकि वो और ज़्यादा पैसा कमा सके और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके. His outlook becomes more progressive. उसकी जो थिंकिंग है वो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गई है. Contacts with the developed countries generates demonstration effect that help shedding conventions and rituals. तो बेसिकली जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के कॉन्टैक्ट्स हैं किनके साथ, डेवलप कंट्रीज़ के साथ, जिनकी वजह से उनके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ जाता है कि फ़लाँ कंट्री में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, लंदन में ये हो रहा है, किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जर्मन में ये हो रहा है, हम भी अपने कंट्री में ऐसे ही करेंगे. समझ की बात. अ न्यू सोशल ऑर्डर इज़ इस्टेब्लिश्ड. उसको देखो देखी हमारे कंट्री में एक नया एक सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश हो जाता है. मोर ऑफ एफिशिएंट लेबर एंड कैपिटल आर नीडेड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. तो नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. फॉर इट्स अरेंजमेंट न्यू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर इस्टेब्लिश्ड. और इन सब की अरेंजमेंट के लिए नए नए इंस्टीट्यूशंस आते हैं. ऑल दिस ब्रिंग्स अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकॉनमी. ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही जगह लेके जाती हैं कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से इकॉनमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. तो इकॉनमी जो है अब एग्रीकल्चर इकॉनमी से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियल इकॉनमी की तरफ जाती है. तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा. अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ करूँगा न्यूट्रल टेक्निक या न्यूट्रल टेक्नोलॉजी क्या होती है. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.